किरण जी की बात सुनकर युक्ति उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो तो बस चुपचाप खड़ी रहती हैं। तभी अभी ने जल्दी से कहा, मॉम, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए युक्ति ने मुझसे शादी की है। अभी की बात सुनकर सब लोग उसे घूर कर देखते हैं। सबकी ऐसे देखने को अभी इग्नोर कर देता है। तभी दादाजी ने अभी का कान पकड़ते हुए कहा, तो बरखुरदार, आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। युक्ति इतने दिनों से हमारे साथ थी और मेरे पूछने पर भी तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे दोस्त की बीवी है। तो अभी ने अपना कान छुड़वाते हुए कहा, अरे दादू, उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आपको बताऊं। आपको बताता तो मॉम को भी पता चल जाता और वो सब कुछ छोड़कर यहाँ मुझे पीटने के लिए आ जाती। तो किरण जी ने कहा, वो तो अभी भी पीटेगा। किरण जी की बात सुनकर अभी ने बेचारगी से शक्ल बनाकर कहा, मॉम, अब तो छोड़ दो। अब तो मेरी शादी हो गई है। अब क्या बीवी के सामने ही पीटोगे? अगर आप उसके सामने पीटोगे तो वो भी मुझे पीटेगी और फिर आपका बेटा बैंड की तरह बजता रहेगा। अभी की बात सुनकर आदि ने कहा, आपका तो बैंड बजना ही चाहिए। आपने बिना आंटी को बताए शादी कर ली है और बिना बताए भाभी को शादी से पहले अपने साथ रखे थे। इसलिए अगर एक बार आपकी बैंड बच जाएगी तो आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। आदि की बात सुनकर अभी उसे घूर कर देखता है, मानो कह रहा हो कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा बेटा। तभी पार्थ की माँ ने रीता जी ने पार्थ से कहा, पार्थ, तू भी बता दो, क्या तुमने भी शादी कर रखी है या फिर हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढें? अगर हमें बाद में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी माँ की धमकी सुनकर पार्थ ने डरते हुए कहा, नो मॉम, शादी तो नहीं की है, लेकिन एक लड़की देख रखी है और मैं आपको बताने ही वाला था उसके बारे में। आप उसकी माँ से जाकर बात कर लेना हमारी शादी की। तो रीता जी ने कहा, चलो अच्छा है, तुमने शादी नहीं की है, हम लड़की की फैमिली से मिलकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर रीता जी ने अभी की तरफ देखकर कहा, और हाँ भी, हम लोग तुम्हारी इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानते। रीता जी की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। युक्ति भी उन्हें देख ही रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रीता जी ने युक्ति को देखकर कहा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने बस ये कहा है कि हम इस शादी को नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारी और अभी की शादी हम दोबारा करवाएंगे और पार्थ की शादी भी तुम लोगों के साथ ही होगी। रीता जी की बात सुनकर युक्ति अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी किरण जी ने युक्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत खुश हैं कि हमारे नालायक बेटे ने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा फैसला लिया है। वरना हमें तो लगा था वो किसी ऐसी लड़की को हमारी बहू बना कर ले आएगा, लेकिन उसने हमें हीरा ला कर दिया है। तो अभी ने कहा, मॉम, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? तो किरण जी ने कहा, तुझे जो लग रहा है वही। किरण जी की बात सुनकर अभी का मुंह बन जाता है। सब लोग वहीं हॉल में बैठकर बातें ही कर रहे थे। तभी पार्थ, अभी, प्रथम और रुद्र वहां से स्टडी रूम में चले जाते हैं। पार्थ ने स्टडी रूम में पहुंचकर कहा, रुद्र, एक बात हमें पता चली है, हमारे घर में ही कोई
गद्दार है जिसने रुचि के कॉलेज जाने की खबर कनक ओबरॉय कनक कश्यप को दी थी और उसने ही अपने आदमी भेजकर तुम पर अटैक करवाया था। तो अभी ने कहा, अभी तक तो वो त्रिशा थी, अचानक से अब कौन ऐसा आ गया है? रितिका के अलावा और कोई नया नहीं है, सारे सर्वेंट पुराने ही हैं। कहीं उनमें से तो कोई गद्दार हो तो नहीं गया? तो रोद ने कहा, पता करो कौन है वो और उसे ऐसी मौत दो कि उसकी रूह तक कांप जाए। उसे भी तो पता चले रोद सिंह ओबरॉय से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। तभी प्रथम ने कहा, रोद हमें रुचि और प्राची की सिक्योरिटी को बढ़ा देनी चाहिए। वो दोनों कॉलेज में अकेले होते हैं, अगर किसी ने उन्हें टारगेट किया तो रोद ने कहा, हाँ लेकिन हम इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो प्रथम ने कहा, और वह हमें सिर हिला देता है। वहीं हॉल में रुचि शिल्पी जी की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी और शिल्पी जी प्यार से उसके सर को सहला रही थी। तभी प्रथम ने वहां आकर कहा, क्या बात है, लगता है आज सारा प्यार बेटी पर ही लुटाया जाएगा। लगता है बेटा तो किसी को याद ही नहीं है। तो रुचि ने कहा, हाँ क्योंकि बेटे को टाइम नहीं है माँ से बात करने का, इसलिए माँ मुझे प्यार कर रही हैं। आप जाइए अपने खड़ूस दोस्त के साथ काम कीजिए। चोट आई हुई है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, फिर भी काम करना है इन्हें। रात में उठकर जाते हैं काम करने के लिए। तो रोद ने कहा, अच्छा मैं कहाँ गया था? तो रुचि ने कहा, मुझे क्या पता, मैंने आपको जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि मेरा सपना है, लेकिन सुबह पता चला वो सपना नहीं था। तो प्रथम ने रोज से कहा, कहाँ गया था तो रात में? तो रोज ने कहा, कहीं नहीं, वो नींद नहीं आया रही थी तो स्टडी रूम में चला गया था। तो रुचि ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, ये रात को भी उठ उठ कर जाते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन मेरी बात सच निकली। रुचि की बात सुनकर रोद उसे हैरानी से रुचि को देखता है। वो तो यही सोच रहा था कि उसकी मासूम बीबी इतना स्मार्ट कब से हो गई। तभी दादाजी ने रुद्र से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रुद्र, तुम अपनी नहीं कम से कम हमारी फिक्र तो करो, किसी और की नहीं तो रुचि की फिक्र तो करो। डॉक्टर ने तुम्हें इसलिए घर नहीं भेजा कि यहाँ आकर काम करो, डॉक्टर ने आराम करने के लिए भेजा है। तभी शिल्पी जी ने कहा, रोद ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है। एक एक करके सभी रोद को सुनाए जा रहे थे। वहीं रोद अपनी प्यारी बीवी को घूर रहा था। रोद ने रुचि को देखते हुए अपने मन में कहा, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें, रूम में चलो तुम्हें मैं बताता हूँ। तभी रोद ने एकदम से कहा, ओके फाइन, नहीं करूँगा कोई काम। रोद के चिल्लाने पर सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। तभी रीता जी ने टॉपिक चेंज करते हुए पार्थ से कहा, पार्थ हम उस लड़की की फैमिली से मिलना चाहते हैं ताकि तुम्हारे रिश्ते की बात कर सकें और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा सकें, वरना मुझे तो तुम पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। दोनों तो बिना बताए शादी कर ली है और इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम ऐसा करने से पीछे हटोगे। तो पार्थ ने कहा, मॉम हम कल चलेंगे उनसे मिलने। तो सब लोग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तभी प्रथम ने कहा, अच्छा हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, आप लोगों से हम शाम में मिलेंगे। तो सब हाँ में सर हिला देते हैं और प्रथम, पार्थ, अभी और आदि फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं।
वहीं बाकी सब अपने अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। रुचि रिया के साथ वहीं हॉल में रह जाती है। रुचि को अच्छे से पता था कि अगर वो रूम में गई तो रोद उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो हॉल में ही रिया के साथ रुक जाती है। रुचि और रिया अपने में ही मस्त बातें करने में लगे हुए थे। तभी ऊपर से आते हुए रोद की नज़र झूमर पर जाती है, जो कॉफ़ी हिल रहा था। रोद को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगता है। रोद ने उनकी तरफ आते हुए कहा, रिया रुचि उठो वहाँ से। रोद के चिल्लाने पर दोनों उसकी तरफ देखती हैं। तभी रोद एक बार फिर से चिल्लाता है। रोद के ऐसे चिल्लाने से रिया डर जाती है और जल्दी से खड़ी होकर वहाँ से हट जाती है। वहीं रुचि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि रोद चिल्ला क्यों रहा है। तभी रोद एक बार ऊपर देखता है तो झूमर गिरने ही वाला था, तो वो जल्दी से रुचि का हाथ पकड़कर खींच लेता है और दोनों एक साथ दूर जाकर गिरते हैं। डर की वजह से रुचि रोद के सीने में अपना मुंह छुपाए हुए थी। वहीं रिया तो डर की वजह से कांप रही थी। वो झूमर की गिरने की आवाज़ सुनकर घर के सब लोग अपने अपने रूम से बाहर की ओर आ जाते हैं। जब उनकी नज़र रोद और रुचि पर जाती है तो जल्दी से उनके पास चले जाते हैं। शिल्पी जी ने रुचि को उठाते हुए कहा, रुचि बच्चा तुम ठीक तो हो ना? और फिर उन्होंने रोद की तरफ देखकर कहा, रोद तुम ठीक हो? तो रोद हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहीं रिया अभी भी डर से कांप रही थी, तो रोद ने रिया के पास जाकर कहा, बच्चा क्या हुआ, तुम्हें चोट आई है? तो रिया बस ना में गर्दन अपनी हिला देती है। तभी रोद ने चिल्लाते हुए कहा, तेजा। रोद के ऐसे चिल्लाने पर एक बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म में एक आदमी अंदर की ओर आता है। जब उस आदमी की नज़र हॉल में गिरे झूमर पर जाती है, तब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी रोद ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? तभी तेजा ने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी में भी कोई दिखाई नहीं दिया है। तो रोद ने गुस्से में कहा, पता करो ये किसने किया है और उसे ऐसी सज़ा दो कि वो मरते दम तक याद रखे। तभी तेजा ने कहा, बॉस अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सारे सर्वेंट से बात करना चाहूँगा, वो भी आपके सामने ही। तो रोद ने कहा, जो करना है करो, लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी रुचि की नज़र रोद के चेस्ट पर जाती है, जहाँ हल्के खून के धब्बे लगे हुए थे। तो रुचि ने परेशान होते हुए कहा, आपको चोट लगी है, पहले आप इसे दिखा दीजिए। तभी शिल्पी जी ने रोद के पास आकर कहा, रोद पहले तुम यहाँ बैठो और इसकी ड्रेसिंग करवाओ, फिर जो करना है वो करो। शिल्पी जी रुद्र को बैठाकर उसका घाव देखने के में लग जाती हैं। रुचि को बचाने के चक्कर में उसके घाव से खून निकलने लगा था। शिल्पी जी ने रोद की ड्रेसिंग करने लगती हैं। वहीं रोद के घाव को देखकर रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं रोद के फेस पर इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सब लोगों के फेस पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही वक्त हुआ था कि प्रथम और बाकी सभी ऑफिस से आ गए थे। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र ये सब क्या है? तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, कुछ नहीं, बस
किसी की मौत आई है और वो भी बहुत दर्दनाक। शिल्पी जी ने रुद्र की ड्रेसिंग कर दी थी। अब सारे सर्वेंट हॉल में एक लाइन पर खड़े हुए थे। रुद्र सबको गुस्से में घूर रहा था। तभी तेजा ने कहा, तुम में से ये किसने किया है? चुपचाप बता दो, वरना तुम सब लोगों के साथ क्या होगा ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सारे सर्वेंट डर से कांप रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि पता नहीं आज किसकी मौत आई है। तभी तेजा ने एक मेल सर्वेंट को देखकर कहा, जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? तो उस सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सर मैं गार्डन में था, प्लांट्स को पानी दे रहा था। तेजा सारे सर्वेंट से पूछताछ कर रहा था। सबकी हालत खराब होती जा रही थी। वहीं रितिका के फेस पर ये सब देखकर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अभी किसी भी लोगों का रितिका के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। सब लोग सर्वेंट को ही देख रहे थे। ये सब देखकर रितिका जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वहीं एक सर्वेंट की तो हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तभी तेजा ने उसके पास आकर कहा, तुम कहाँ थे? तेजा की आवाज़ सुनकर ही वो एकदम से कांप जाता है। तभी तेजा ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमसे कुछ पूछा गया है, जवाब दो उसका। तेजा के कॉलर पकड़ने से वो सर्वेंट और भी ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी पैंट गीली हो गई थी। तभी तेजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हारे शरीर के पुर्जे पुर्जे खोल कर रख दूंगा। बोलो। तो सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मैं तो उस वक्त टेरेस में था। तो तेजा ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम उस वक्त टेरेस में क्या कर रहे थे? तेजा के सवाल का उस सर्वेंट के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो बस हकलाता रह जाता है कि तभी तेजा की नज़र उसके हाथ पर जाती है जहाँ कट लगा हुआ था। तेजा ने उसका हाथ देखते हुए कहा, और ये तुम्हारे हाथ पर कट कैसे लगा है? तो उसने डरते हुए कहा, सर किचन में मैं सब्जी काटते वक्त यह लग गया था। तभी प्राची ने उसे देखकर कहा, जहाँ तक मुझे याद है सुबह से मैंने तुम्हें किचन में नहीं देखा, क्योंकि मैं किचन में ही थी। सब उस सर्वेंट की पोल खुल चुकी थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में आ गया था। आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तो तेजा ने उसका गाल पकड़ते हुए कहा, आगे तू गलती करने के लिए जिंदा भी नहीं बचेगा। तब तो तू कोई गलती करेगा। अब ये बता, तुझे ये सब करने के लिए किसने बोला था? तेजा की आवाज़ सुनकर वो अंदर तक हिल जाता है। फिर वो अपना सिर इधर उधर घुमाकर देखता है, लेकिन उसे रितिका कहीं नज़र नहीं आती। तो सर्वेंट ने कहा, सर वो मैडम यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से चली गई क्या? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए। सर्वेंट की बात सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो रितिका की बात कर रहा है कि तभी रुद्र ने अपनी कड़क आवाज़ में तेजा से कहा, तेजा ले जाओ इसे और ऐसी सज़ा दो कि इसकी 7 पुश्तें भी याद रखें। रुद्र की बात सुनकर तेजा उस सर्वेंट को घसीटते हुए वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद रुद्र ने बाकी सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, अगर तुम में से आगे किसी ने भी गद्दारी करने की कोशिश की तो तुम लोगों की हड्डियां तक तुम्हारे परिवार वालों को नसीब नहीं होंगी। ये बात तुम सब लोग याद करके रखना। तो सारे सर्वेंट
हमें अपना सिर हिला देते हैं। वहीं इस हादसे की वजह से रिया और रुचि दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गई थीं। रुचि तो रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहना ही बंद नहीं हुए थे। तभी रोज ने रिया की तरफ देखकर कहा, बच्चा जाओ जाकर आराम करो। तो रिया वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। बाकी लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रुद्र अपने रूम में था। उसने तेजा को कॉल करके कहा, तेजा, रितिका जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। उसे उसके किए की सज़ा देना है। तो तेजा यस बॉस कहकर अपना कॉल कट कर देता है कि तभी रुद्र की नज़र रुचि पर जाती है, जो बाथरूम से बाहर आ रही थी। रुचि चुपचाप आकर बेड पर बैठ जाती है तो रुद्र भी अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है। रुद्र ने रुचि के पास बैठकर उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? रुद्र की तरफ देखकर रुचि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रुद्र ने रुचि के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कहीं चोट आई है क्या? रुद्र की बात सुनकर रुचि ना में अपना सिर हिलाकर कहती है, नहीं। तब रुद्र ने कहा, तो फिर ये बताओ, तुम रो क्यों रही हो? तो रुचि ने सुसकते हुए कहा, अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं दोबारा ऐसा हुआ तो रुद्र ने रुचि के आंसुओं को साफ करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, और हाँ, ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। तो ये अपने आंसू वेस्ट करना बंद करो। मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती हुई बीवी पसंद है, ऐसी रोंदो नहीं। रुद्र की बात सुनकर रुचि अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, वैसे अभी तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है। तब रुचि ने मासूमियत के साथ कहा, क्यों, अब मैंने ऐसा क्या किया है? तो रुद्र ने कहा, सुबह सबसे मेरी बुराई कर रही थी और सब मुझे सुना रहे थे, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट देना तो बनता ही है, ताकि तुम दोबारा किसी से मेरी बुराई ना कर सको। तो रुचि ने कहा, गलती आपकी है और आप पनिशमेंट मुझे देने की बात कर रहे हैं। जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना। इतना बोलकर रुचि अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तब रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ये अच्छा है, पनिशमेंट से बचने के लिए नाराज होकर बैठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर रुचि कोई जवाब नहीं देती, वो उसी तरह चुपचाप बैठी रहती है। तभी रुद्र ने अपने सीने में हाथ रखकर करार उठता है। रुद्र के करारने की आवाज़ सुनकर रुचि घबराकर उसकी तरफ देखती है। रुचि की आंखों में इस वक्त रुद्र के लिए परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। रुचि ने रुद्र की तरफ देखकर परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ, आपको दर्द हो रहा है क्या? तो रुद्र ने कहा, हाँ बहुत, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे नाराज जो हो गई है। रुद्र की बात सुनकर रुचि को समझ आता है कि वो नाटक कर रहा है। तो रुचि ने वहाँ से उठते हुए कहा, मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ रिया के पास, आप रहिए यहाँ अकेले। और रुचि गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से रिया के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं रुद्र मुस्कुराकर बेड पर लेट जाता है। तभी कुछ ही देर बाद रुचि वापस रूम में आ जाती है। जब रूम का दरवाज़ा खुलता है तो रुद्र के फेस पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से जो पता था कि उसकी प्यारी सी मासूम बीबी है। रुचि रूम में आकर बेड के बगल में खड़े होकर रुद्र की ओर घूरते हुए
कहती है। वहीं रुद्र अपनी आंखें बंद करके लेटा रहता है। तभी रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, आपने अपनी दवाई ली? रुचि की आवाज़ सुनकर रुद्र अपनी आंखें खोलकर रुचि को देखता है, जो उसे ही घूर रही थी। तो रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, अगर कोई देगा तभी तो मैं दवाई लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को मुझसे ज़्यादा अपने गुस्से की परवाह है। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने कहा, ये बात तो आपको झूठ बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उठिए और दवाई खा लीजिए। रुचि की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए बैठ जाता है। तभी रुचि रुद्र को दवाई निकाल कर दे देती है और रुद्र चुपचाप खा लेता है। रुद्र को दवाई खिलाने के बाद रुचि फिर से वहाँ से जाने लग जाती है। तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ने पर रुचि रुद्र की तरफ देखती है। तो रुद्र ने कहा, कहाँ जा रही हो? तो रुचि ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैं रिया के पास। तो रुद्र ने रुचि का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे रुचि सीधा रुद्र की गोद में पहुंच जाती है। वहीं रुचि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने रुद्र की तरफ देखकर कहा, ये क्या हरकत है? अगर आपको लग जाती तो रुद्र ने कहा, मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होकर मुझसे दूर जा रही थी, तो मैं ऐसे कैसे जाने देता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब चलो साथ में सोते हैं। तो रुचि ने कहा, नहीं, मुझे अभी नहीं सोना, फिर मुझे रात में नींद नहीं आती। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, रात में कुछ और कर लेंगे। रुद्र की स्माइल और उसकी बातें सुनकर रुचि ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? चोट आई हुई है, फिर भी आपको वो सब करना है। तो रुद्र ने रुचि के फेस को देखकर कहा, जान, मैं तो काम ही बोल रहा था कि रात में कुछ काम कर लेंगे। तुम किस बारे में बात कर रही हो? क्या करना चाहती हो तुम? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं भी तो काम के लिए ही बोल रही थी। अभी आप ठीक नहीं हो और आपको काम करना है। तो रुद्र ने रुचि के फेस को देखकर कहा, तो काम नहीं, कुछ और ही कर लेंगे। तो रुचि ने अब रुद्र से चिढ़ते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कुछ मत करना, लेकिन अभी तो मेरे साथ लेट जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छे से नींद आएगी। रुद्र की बात मानकर रुचि चुपचाप बगल में लेट जाती है और रुद्र भी उसके बगल में लेट जाता है। शाम को सब लोग गार्डन पे बैठकर चाय पी रहे थे। वहीं रुद्र प्रथम और बाकी लोगों के साथ एक तरफ बैठे कुछ डिस्कशन कर रहा था। वहीं रुचि उन लोगों को देखकर मुंह बना लेती है। रुचि को मुंह बनाता देख शिल्पी जी ने कहा, क्या हुआ बच्चा, आप ऐसी शक्ल क्यों बना रही हैं? तो रुचि ने रुद्र और बाकी सबकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, माँ, क्या इन लोगों का काम के अलावा कुछ और नहीं आता? जब देखो तब काम के ही पीछे पड़े रहते हैं। क्या ये एक ही चीज़ करके बोर नहीं होते? रुचि की बातें और उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर शिल्पी जी ने हंसते हुए कहा, अब ये तो तुम उन लोगों से ही पूछो। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़िए, मुझे नहीं पूछना, जो करते हैं करने दो। अगर पूछने गई तो हो सकता है वो राक्षस भड़क जाए। रुचि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रितिका एक होटल रूम में
गुस्से में बैठी शराब पिए जा रही थी। मैं उसके सामने एक लड़का और एक औरत बैठी हुई थी। तभी उस औरत ने रितिका की तरफ देखकर कहा, तुम्हें एक काम दिया था, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुम्हारे लिए बैकअप भी भेजा ताकि तुम पर कोई शक न करे, लेकिन तुमने क्या किया? पूरे प्लान पर पानी फेर दिया और अब यहाँ आकर हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हो। अब तुम्हें भी उस रूह से बचाना पड़ेगा। उस औरत की बात सुनकर रितिका ने गुस्से में कहा, ओरेली, मैं बोझ हूँ या आप बोझ हैं? आपने अपना शरीर देखा है किसी बुलडोजर की तरह हो। अगर एक बार किसी पर गिर गई तो सामने वाला उठेगा नहीं, सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा। रितिका की बात सुनकर सामने बैठी कनक कश्यप पूरी तरह गुस्से से भर जाती हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम मेरे काम की नहीं होती तो अब तक तुम ऊपर पहुंच चुकी होती। तभी निखिल ने कनक जी को शांत करवाते हुए कहा, मॉम आप शांत रहिए, ऐसे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। तो कनक ने खड़े होते हुए कहा, ये बात तुम इसे समझाओ, मुझे नहीं। इतना बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद निखिल खड़े होकर जाकर रितिका की बगल में बैठ जाता है। निखिल ने अपना हाथ रितिका के टांग पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इस वक्त निखिल की आंखों में हवा साफ दिखाई दे रही थी। तभी रितिका ने निखिल की तरफ देखकर कहा, ये बात तुम अपनी माँ को समझाओ, मुझे नहीं, क्योंकि वो ही हमेशा गुस्से में फटती रहती हैं। तो निखिल ने रितिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, मैं उन्हें संभाल लूँगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें संभालना है। तो रितिका ने उसकी कॉलर पकड़कर अपने और करीब खींचते हुए कहा, तो संभालो ना, किसने तुम्हें रोका है? और फिर रितिका निखिल के होठों पर अपने होठ रख देती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। और फिर निखिल रितिका को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, मेरे इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो मुझे आगे की वीडियो बनाने में मज़ा ही नहीं आ रही है। इसलिए दोस्तों, प्लीज़ मेरा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे आगे की कहानी बनाने में प्रेरणा मिले। धन्यवाद दोस्तों।